दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई पर्सनालिटी के साथ। आप जानते हैं कि हर बार हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में और दूसरी फील्ड में भी बड़े बड़े कार्य किए हुए होते हैं। आज जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी हमारे बीच है, वो बहुत ही मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता है, वकील हैं, पॉलिटिशियन हैं और मेहरौली इलाके के एमएलए हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेश यादव साहब जो एमएलए हैं मेहरौली इलाके से और जो अभी हमारे बीच में है, वो अपने एरिया में बेहद मकबूल हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं, लोग उन्हें बहुत बेइंतहा पसंद करते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में आज ये मौजूद है। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं नरेश यादव साहब कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, बहुत कार्य आपने किए हुए हैं, वो सारी बातें हम लोगों को मालूम है और दुनिया जानती है। हम आपसे शुरू करना चाहते हैं बातचीत इस सवाल से कि आप जब पॉलिटिशियन बने और जब पॉलिटिक्स की फील्ड में आप आए तो क्या आपके जहन में आया, किस चीज ने आपको प्रेरित किया? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बीच है मशहूर पॉलिटिशियन, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े वकील और मेहरौली इलाके से एमएलए। मैं आपको फिर बता दूं कि वो मेहरौली इलाके से एमएलए हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग उनसे बेहद प्रिय हैं। नरेश यादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम बहुत ज्यादा ममनून हैं आपके, आभारी हैं आपके कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहने के बावजूद आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया, हमारे यहाँ आए। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने अपना जो करियर पॉलिटिक्स में शुरू किया, वो कहां से शुरू किया, कब शुरू किया और किन चीजों से प्रेरित हुए आप? नमस्कार साथियों, मैं नरेश यादव, एमएलए मेहरौली। जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस दौरान एक इस तरह का माहौल पूरे देश में बना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही थी। उस समय अन्ना जी पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जा रहे थे और आंदोलन लगातार बढ़ रहा था। हम लोग वसंत कुंज एरिया में आरडब्ल्यू में मैं प्रेसिडेंट था और साथ में फेडरेशन के अंदर भी मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था। तो उस दौरान हम लोग भी सोशल वर्क में जुड़े हुए थे। हम लोग उनको बहुत पसंद करते थे और अपने क्षेत्र में जब जो भी हम काम करते थे, इस बात की सराहना हमेशा करते रहे कि ये आंदोलन इस तरह का होना चाहिए और हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हमारे वसंत कुंज के अंदर ही राजीव कसेवा जी उस समय आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, आरडब्ल्यू में भी थे वो ट्रेजरर। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि नरेश जी, आप क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मैंने उस समय कोई पॉलिटिकल किसी भी तरह से कुछ कभी भी नहीं सोचा था और सिर्फ एक सोशल वर्क की तरह से हम लोग जुड़े हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप लगिए और हम आपका साथ देंगे, लेकिन जो विचारधारा है उसके साथ हम लोग खड़े हुए। तो जैसे जैसे अन्ना आंदोलन समाप्त हुआ और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो कई बार जब आम आदमी पार्टी ने कई आंदोलन किए, जैसे बिजली का आंदोलन किया, उसमें हमने साथ दिया और वसंत कुंज में हमने प्रोटेस्ट भी किए। बीएससीएस ऑफिस के पास भी हम जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट किए और उसके बाद भी लगातार जो एक यहाँ पर पूरा आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा जो एक बच्ची के साथ में घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में वो सारा पूरे देश के अंदर वो भी एक आंदोलन बना। उसमें भी हमने कैंडल मार्च निकाला और अपने आरडब्ल्यू की तरफ से, वसंत कुंज की फेडरेशन की तरफ से हमने मार्च किया। तो ये सारा सब देखते हुए जो एक मन में एक भावना ये आई कि जब इतना अरविंद केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी की घोषणा की कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला पूरे के पूरे सिस्टम के साथ में लड़ रहा है और पूरा हर किसी बड़े से बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के वो गांधी फैमिली भी क्यों ना हो, मतलब सभी को वो उसने इस बात के लिए ललकारा कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगा, और उसने किया। तो उससे प्रेरित होकर जब 2013 के इलेक्शन हुए, उसके बाद में फिर हम लोग 2013 के इलेक्शन में भी मुझे कसेवा साहब ने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। उस समय भी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसे, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो आप इलेक्शन लड़िए, मैं आपको मदद करूंगा और एक बहुत अच्छे कोच के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय वो भी नहीं लड़े और
बस फिर उसके बाद इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और दिल्ली में सरकार बनी। उससे भी हम थोड़ा प्रेरित हुए। नरेश यादव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं और खास तौर से ये जो रेप का सिलसिला शुरू हुआ है, रेप तो पहले भी होते थे लेकिन आज के जमाने में ये सिलसिला काफी बढ़ गया है और रेप में सैडिज्म आता है जो कभी नहीं था। सैडिज्म का मतलब ये कि रेप करने के बाद जो इंजरी देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं और तकलीफ पहुंचा के मारते हैं, इन चीजों ने आपको प्रेरित किया, आपके जहन को कैसे जी जोड़ा? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह की घटनाक्रम आज पूरे देश में चल रही है वो बहुत ही निंदनीय है और ये भी एक प्रेरणा का कारण है। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी से जुड़ने का एकमात्र कारण मेरा था कि जो भ्रष्टाचार और करप्शन का जो पूरे के पूरे देश में बोलबाला चल रहा था उस समय, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था किसी भी सोशल वर्कर को जुड़ने के लिए कि हमारे देश में भी बदलाव आना चाहिए। हम जुड़े। उसके बाद लोकसभा के चुनाव से पहले हम लोग ऑफिशियली आम आदमी पार्टी के सदस्य भी उन्होंने मुझे बना दिया और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने काफी आम आदमी पार्टी के लिए काम किया पूरा साउथ दिल्ली के अंदर। उसके बाद में जब 2015 का टाइम आया तब फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी के काफी लोगों ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। मैंने अपना जो बायोडाटा है, अपनी जो डिटेल्स थी वो अरविंद केजरीवाल जी को दी। हम लोग मिले जाके, उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट किया और मैं चुनाव लड़ा। कितनी परसेंटेज वोट से आप जीते? लगभग मुझे पता चला कि काफी अच्छा परसेंटेज था उस समय। क्या पूरी दिल्ली में ही 50% से ज्यादा वोट्स मिली थी। लगभग 55% के आसपास की वोट पूरी दिल्ली में रही सभी कैंडिडेट की। मेरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और बहुत ही रिकॉर्ड मतों से हम लोग मेहरुली में जीते। और जीतने के बाद में जब हमने एक्चुअल हकीकत में देखा, क्योंकि उससे पहले मैं वसंत कुंज की आरडब्ल्यू और फेडरेशन में काम करता था, जब मैं बाहर निकला और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जब मैंने देखी, इलेक्शन के दौरान भी मैं घुमा था लेकिन उस समय समस्याएं तो ज्यादा पता नहीं थी क्योंकि इलेक्शन में मुझे 15-20 दिन पहले ही मुझे टिकट मिली थी और तुरंत प्रचार में हम लग गए। उसके बाद में जैसे ही मैं निकला तो मैंने देखा कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मेहरौली टाउनशिप है वहां पानी की हाहाकार है। 6-6, 7-7, 8-8 दिनों में पानी आता है लोगों के घरों में। उसके अलावा जो दूसरा एरिया था, 6 गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें कि बेलसराय, कटवारिया सराय, लाडो सराय, मसूदपुर, किशनगढ़ और साथ में रजोकरी, सभी गांवों में पानी की बड़ी समस्या थी। जहां जाए पानी। सब लोगों ने कहा कि नरेश जी आप सिर्फ हमारे यहाँ पानी की समस्या को दूर कर दीजिए, हम लोग बस इतना ही चाहते हैं आपसे, बाकी चीजें चाहे आप दे ना दे लेकिन पानी हमारे लिए प्रायोरिटी। हमने शुरुआत की जब 2015 में पानी के लिए, तो लगातार अलग अलग एरिया में हमने पानी के लिए काम किया। कुसुमपुर पहाड़ी की बात करूं, जो जे क्लस्टर है, लगभग 50,000 से ज्यादा की आबादी मेरे क्षेत्र में है, वहां पर 10-12 टैंकर जाते थे। लोगों को टैंकर पे लाइनें लगती थी, लड़ाइयां झगड़े होते थे और पानी इतना ऐसा होता था कि जैसे पानी बिकता था वहां पर लगातार। लेकिन आज ये स्थिति है कि वहां पर लगभग 40 से 50 टैंकर वहां जाते हैं और पानी आज हर परिवार को मिलता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मेहरौली की, मेहरौली में भी हमने लगातार जो मेहरौली में पानी के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और वहां हमने आज ये स्थिति की है कि 80% तक पानी की स्थिति पर हमने काफी हद तक ठीक। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि आपने पानी के लिए काम किया और आपने घर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशानी दिल्ली में हो रही थी या भी कहीं किसी इलाके में होती है वो पानी की होती है। ये जो हमारा कार्यक्रम आज का है नरेश यादव साहब, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर आधारित है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है, आपकी पार्टी ने भी बहुत काम किया हुआ है। आप खुद से अपनी जबान से ये बताएं कि आपने एजुकेशन की फील्ड में आपने और आपकी पार्टी ने क्या काम किया? देखिए, जब पार्टी 2015 में आई और जो पहला बजट आया तो पार्टी ने अपनी जो नीति थी, जो उनका अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का जो मन था, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया बजट के दौरान। बजट जो हमारा टोटल बजट था उसका 25% शिक्षा के लिए अलॉट किया गया। उससे ये एकदम से मैसेज गया कि हमारी जो सरकार दिल्ली की है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी शिक्षा है, उसके बाद में स्वास्थ्य है और बिजली, पानी और दूसरी चीजें हैं। तो शिक्षा के ऊपर जब मनीष सिसोदिया जी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ने काम स्टार्ट किया, जब उन्होंने सारे स्कूल, सरकारी स्कूलों को विजिट किया तो देखा कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है। एक क्लास में जाओ तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, फर्श पे पढ़ रहे हैं बैठकर,
और टीचर्स की कमी है, क्लासरूम में जाओ तो जाले लगे हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि मैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक स्कूल की उसको पूरी करूंगा, जिसमें कि ब्लैक बोर्ड है, फर्नीचर है, टीचर्स है, बिल्डिंग है। उसके ऊपर लगातार मनीष सिसोदिया जी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम किया और लगातार पूरे दिल्ली के स्कूलों में जहां जहां क्लासरूम्स की कमी थी क्लासरूम्स बनाए गए, फर्नीचर की कमी थी फर्नीचर बनाए गए, टीचर्स की कमी थी वहां टीचर्स अपॉइंट किए गए और ये सिलसिला लगातार चला। और जब पहले साल के बाद में दूसरा बजट आया तो भी उन्होंने 25% ही बजट रखा। लगातार 25% बजट से दिल्ली की जितने भी आज सरकारी स्कूल्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा किया गया है। मेरे क्षेत्र मेहरौली की अगर मैं बात करूं तो मेरे यहाँ पर रजोगरी में 2 स्कूल्स हैं। दोनों स्कूल्स में बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंगें बनाई गई है जिसमें 60 कमरे से ज्यादा कमरे बनने लगे हैं। तो वहां पर जो एक क्लासरूम के अंदर 70 से 80 बच्चे बैठते थे वो उसकी संख्या को 40 पे ला दिया गया है। इसके बाद में अगर बात करूं तो साकेत में 2 स्कूल है, उसमें दोनों स्कूलों में एक में बिल्डिंग रेडी है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। दूसरा स्कूल है जो विशाली स्कूल है उसके अंदर अभी नई बिल्डिंग बनने लग रही है, वहां पर भी दोनों स्कूल बनाए गए। अगर मैं बात करूं लाडोसराय गांव की, जो मेरे क्षेत्र में एक गांव है, उसमें जो स्कूल की हालत थी वो पूरी बिल्डिंग जर्जर थी। और मैं जब उस क्लासरूम में गया और मैंने देखा तो मुझे लगा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं वहां पर। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग मनीष सिसोदिया जी से मिलकर बहुत ही फास्ट तरीके से उस स्कूल को पूरे को तोड़ के बनाया गया। उस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, मालवीय नगर में नई बिल्डिंग बनी। आज नई बिल्डिंग के अंदर स्कूल चल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं मेहरौली के अंदर, मेहरौली में हमारे 5 स्कूल है, 5 स्कूल के अंदर आज रेनोवेशन का काम चल रहा है। बिल्डिंग में अंदर जो जितने डेस्क की कमी थी वो पूरी की गई, अंदर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी सबको पूरा किया गया। एक स्कूल नंबर 3 है, उसको शिफ्ट करके नई बिल्डिंग बनाने का प्लान चल रहा है। मेहरौली क्योंकि सभी आप जानते हैं ऐतिहासिक शहर है और वहां पर ASI की बहुत सारी परमिशंस होती है, तो उसकी वजह से 1-2 स्कूल ऐसे हैं हमारे जहां पर कुतुब मीनार के साथ में है, कुतुब स्कूल उसको बोलते हैं, वहां पे हम बड़ी बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। तो वहां पे पोटा कैबिन्स बनाए गए जो बहुत अच्छे क्लासरूम्स जिसमें अभी चलाए जा रहे हैं। अंदर से सारी जो उसकी छत थी या जो भी ऑडिटोरियम था उसको सबको बदला गया। बहुत ही ऐतिहासिक काम वहां पर किया गया। इसके अलावा मैं बात करूं अगर बसंत कुंज में भी हमारे 3 स्कूल्स हैं, तो तीनों स्कूलों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम था वो किया गया। एक मेरी मेहरौली विधानसभा के अंदर एक स्कूल था जो आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, कथुरिया पब्लिक स्कूल, जो बसंत कुंज। जी। तो उस स्कूल को सरकार ने एक्वायर किया क्योंकि वो DDA की जमीन में बना हुआ था और वो जमीन सरकार की थी और सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश हुआ और आज सरकार उसको चला रही है। पासी में जहां हम लोग बैठे हैं आपके स्टूडियो में, पासी में वो स्कूल है और बहुत ही शानदार स्कूल है और आसपास के एरिया के लोग वहां पर आज पढ़ रहे हैं। स्कूल की स्थिति मैं मेहरौली में करूं तो मेरी मेहरौली में ही अगर 15 स्कूलों के अंदर इतने काम हुए और पूरी दिल्ली में जो काम हुए तो वो ऐतिहासिक काम है। तो इसलिए सरकार ने जो वादा किया शिक्षा का वो पूरी तरह से निभाया है दिल्ली के अंदर। और आज जो क्लासरूम्स है वो सिर्फ क्लासरूम की तरह डेवलप नहीं किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप नहीं किया गया है, उसके बाद में जितने हमारे टीचर्स प्रिंसिपल्स को फॉरेन की बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे उसके अंदर उनमें ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा आज जो दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनको मान सम्मान दिया गया है। पहले सरकारी स्कूलों के टीचर्स को लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन आज देखते हैं। आज अभी एक 5 सितंबर को जो कार्यक्रम हुआ जिसमें स्टेट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उस कार्यक्रम में ये बात सामने आई। आज टीचर्स खुद कहते हैं कि हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, उसके टीचर हैं और दिल्ली सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वो मान सम्मान टीचर्स को दिया, पेरेंट्स को दिया, बच्चों को दिया। आज शिक्षा की व्यवस्था पूरी बदल गई है। बिल्कुल सही आपने कहा। अब ये देखा जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में। एक और बात है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जब गवर्नमेंट उनको लैंड देती है तो इस शर्त पे देती है कि आप उस एरिया के 25 से 30% बच्चों को फ्री एजुकेशन दें। इस पर भी काम होना चाहिए, क्या कुछ हुआ है या कोई प्लानिंग है आपकी? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो 25% सीट्स जो रिजर्व कर रखी है सभी प्राइवेट स्कूलों में, उसके ऊपर क्या काम हुआ? आज से पहले जो सरकारें थी वो 25% जो सीटें थी वो पब्लिक स्कूलों के अंडर थी, वो उनको बेचते थे, EWS सर्टिफिकेट नकली बनते थे। लेकिन हमारी अपनी आम आदमी पार्टी सरकार ने आज दिल्ली के अंदर सारा सिस्टम
एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया, अब स्कूलों के अंडर नहीं है। अगर किसी ने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, सरकार के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा वो वैकेंसी निकाली जाती है और वो ऑनलाइन ही उसका ड्रॉ होता है। उसके बाद में स्कूल्स की प्रेफरेंस मांगी जाती है, जो भी अप्लाई करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, और उसके बाद में सरकार की तरफ से लिस्ट बनती है और लिस्ट बनने के बाद में उन प्राइवेट स्कूलों को बच्चे लेने पड़ते हैं। अगर वो नहीं लेते, उनको कोई दिक्कत आती है तो अपने लोकल विधायकों के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर हम स्कूल में बात करते हैं भी क्यों आप नहीं ले रहे हैं, उनको वो सीट फिल करनी पड़ेगी और वो सारी की सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगी। तो कितनी बड़ी धांधली थी। मैं कई स्कूल हमारे वसंतकुंज में बड़े बड़े फेमस स्कूल है, वो सारे के सारे स्कूल ऐसे ऐसे बच्चे पुराने पढ़ रहे होंगे, आज भी आप देखोगे तो, कि जिसमें जो ईडब्ल्यूएस में आता भी नहीं है, डुप्लीकेट बनवाने के बाद में वो उनके बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन आज हर गरीब को जो एक्चुअल में उस कैटेगरी में आता था ईडब्ल्यूएस में, उसको वो सीट मिली है, बड़े से बड़े स्कूलों में वो सीट। बहुत अच्छी बात है, ये तो सारी दिल्ली जानती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। ये जो स्वास्थ्य है वो भी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी इंसान पढ़ेगा, तभी इंसान कुछ भी करेगा। स्वास्थ्य के फील्ड में, क्योंकि मैं जब निकलता हूँ तो मैं जगह जगह देखता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक लिखा हुआ होता है। वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा काम है था ये जो आप लोगों ने किया है। देखिए, जो शिक्षा में बहुत काम किया, जो मैंने बताया आप लोगों को, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी सरकार की थी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को जब सरकार ने देखा तो बहुत ही चरमरा रही थी। जब सरकार आई, हॉस्पिटल्स में जाओगे तो लंबी लंबी लाइनें थी, वहां पर दवाइयां नहीं थी, सारे टेस्ट फ्री होते नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं करते थे, सारा सिस्टम बिल्कुल चरमराया हुआ था 2015 में जब सरकार। जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के साथ में मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि पूरा एक ऐसा खाका तैयार किया जाए कि हम पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बदल दें, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उसमें उन्होंने रखा, सबसे ऊपर रखा हॉस्पिटल्स को, उसके बाद में पॉली क्लिनिक जो एक तरह से नर्सिंग होम की तरह थे, और तीसरा कंसेप्ट रखा मोहल्ला क्लिनिक का, जो आपकी एक अच्छे डॉक्टर की दुकान होगी आपके मोहल्ला के अंदर। ये 3 स्टेजेस बनाई गई हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की। उसके आधार पर पहला टारगेट रखा गया कि पूरी दिल्ली के अंदर हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएं और वो हर मोहल्ला में बने, लगभग 10,000 की आबादी पर एक मोहल्ला क्लिनिक बने। और ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए पूरी दिल्ली के अंदर। और खुद मेरी मेहरौली विधानसभा के अंदर सबसे पहले हमने लाडूसराय में मोहल्ला क्लिनिक बनाया। उस समय हमें बहुत परेशानी आई, एलजी साहब हमें लैंड नहीं देते थे, हमें कोई भी डीडीए एमसीडी की लैंड नहीं मिलती थी। एमसीडी में आज हम लोग नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, उसमें बीजेपी है। डीडीए हमारे अंडर नहीं आती है, वो आपके एलजी के अंडर आती है, दिल्ली पुलिस में हमारे अंडर नहीं आती, तो हमें लैंड नहीं मिली मोहल्ला क्लिनिक के लिए। उसके बाद में वो मोहल्ला क्लिनिक जो हमारी पीडब्ल्यूडी का रोड है उसके साइड में जो जगह थी वहां बनाया गया। उसके बाद दूसरा मोहल्ला क्लिनिक हमने मेहरौली में खोला, वो भी पीडब्ल्यूडी की लैंड में बनाया गया और आज वो बहुत सक्सेसफुली मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। तीसरा मोहल्ला क्लिनिक वसंतकुंज के लिए, पूरे एरिया के लिए, अभी मैंने मसूदपुर गांव के मेन रोड, ये भी पीडब्ल्यूडी रोड पे हम बना रहे हैं। कितना मतलब विडंबना है कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हम बनाना चाह रहे हैं, दिल्ली की सारी लैंड दिल्ली वालों की है और वो जमीन हम पीडब्ल्यूडी के रोड के इर्द गिर्द बना रहे हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। खुद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब मोहल्ला क्लिनिक पास नहीं हो रहे थे और हम लोग एलजी साहब के यहाँ गए और एलजी साहब के यहाँ धरना तक देना पड़ा वो मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए। खुद अरविंद केजरीवाल जी 6-7 दिन तक एलजी हाउस में बैठे अपनी मांग के लिए कि सीसीटीवी पास करो और मोहल्ला क्लिनिक पास करो। ये 2 बड़ी डिमांड थी दिल्ली वालों की, जिसके लिए खुद धरना देने पड़े, क्योंकि उस समय हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली का बॉस तो एलजी है। लेकिन उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो सुप्रीम कोर्ट गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ कि अगर दिल्ली को चलाएगी तो दिल्ली की कैबिनेट चलाएगी, चुनी हुई सरकार चलाएगी। तब वो एलजी वाला जो हमारे ऊपर जो एक भूत अटका हुआ था वो वहां से हटा और उसके बाद में लगातार स्पीड से काम हुई। आज हम पूरी दिल्ली के अंदर लगातार मोहल्ला क्लिनिक बनाने लग रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जो बन चुके हैं वो लाडोसराय, मेहरौली और अब वसंतकुंज में ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अलावा वसंतकुंज में एक और प्लानिंग में है, कुसुमपुर पहाड़ी में, आपका मोतीलाल नेहरू कैंप में, रजौकरी में, ये और मोहल्ला क्लिनिक बनने जो बहुत ही सक्सेसफुल कंसेप्ट है। पूरी दिल्ली में सारी दवाइयां आज फ्री है, सारे टेस्ट फ्री हैं। आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ तो वहां पे कोई भी आपको डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो ड्यूटी नहीं करता।
सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में, मेहरौली के मोहल्ला क्लिनिक में ये स्थिति बनी कि जब हमारा जो टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का था, वहां पर वो भीड़ नहीं खत्म होती थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने फिर एक डिसीजन लिया कि हम क्यों ना मोहल्ला क्लिनिक को 2 शिफ्ट में करें। सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो 2 शिफ्ट में लगाए जाए। पहली शिफ्ट में अलग डॉक्टर होगा, दूसरी शिफ्ट में अलग स्टाफ होगा। आज मेरा मेहरौली का जो है डबल शिफ्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सारे का सारा कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उस पर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आज स्वास्थ्य के मामले में भी, जैसे शिक्षा में आज दिल्ली का नाम है, स्वास्थ्य में भी आज नाम है। लोगों के पास जाओ कि किस तरह से उनको सारी की सारी दवाइयां, टेस्ट, सारी चीजें फ्री मिल रही है। आपने बहुत ही विस्तार से स्वास्थ्य के बारे में बताया कि स्वास्थ्य की फील्ड में आपकी जो सरकार है उसने क्या काम किया, और आपने, नरेश यादव जी ने एज एमएलए क्या काम किया। नरेश यादव साहब, आपने बहुत विस्तार से आप बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी पार्टी ने और खासतौर से आपने क्या काम किया, और बेशक बहुत ज्यादा काम किया है। आमतौर से जो दिल्ली वासी हैं, इनका परसेप्शन ये है कि आम आदमी पार्टी जितना काम करना चाहती है और ज्यादा काम आप लोगों ने डाउन ट्रोडन पीपल के लिए किया है। आप लोगों को बाधाएं बहुत आती हैं, एमसीडी की तरफ से, एलडी की तरफ से, डीडीए की तरफ से, कैसे सामना करते हैं उनका? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो किसी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। वो जितनी भी बाधाएं आती है ना, उन बाधाओं पर एक अलग ताकत के साथ, जोश के साथ काम करते हैं। मैं बात करूं, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो उन्होंने जो बीड़ा उठाया था करप्शन को खत्म करने का, तो उस समय उन्होंने जो हमारा एंटी करप्शन जो एक नंबर उन्होंने चलाया था, और जो एंटी करप्शन ब्रांच थी उसको एक नए रूप में स्थापित किया। लेकिन शायद केंद्र सरकार को यह मंजूर नहीं था, और हमारा एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जिससे कि एंटी करप्शन ब्रांच हमसे छीन लिया गया। तो जो हमारा करप्शन का जो बहुत बड़ा हमने काम दिल्ली में करना था, उस पर उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की। उसके बाद में एक ऐसा केस हाईकोर्ट चला गया जिसमें ये ऑर्डर आया कि दिल्ली का जो बॉस है वो एलजी है, सारी फाइलें एलजी के पास जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं हुई, और वो लगातार एलजी से भी लड़े, एलजी के यहाँ भी धरने दिए, सीसीटीवी की फाइलें पास कराई, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास कराई, और साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया जो हाई कोर्ट ने किया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही असली ताकत रखती है, और क्योंकि ये जनतंत्र है, हमारा जनता का राज्य है, जनता ने दिल्ली में अपनी सरकार चुनी है, तो उसके पास ही पावर होनी चाहिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली की कैबिनेट ही के पास ही सबसे बड़ी पावर है, एलजी के पास नहीं है। एलजी केवल उन मुद्दों को अपने पास नहीं, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है जो बहुत ही ज्यादा अलग तरह के होंगे, सभी मुद्दों को नहीं, आम मुद्दों को नहीं। तो तब उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की ही चलेगी और कैबिनेट की चलेगी, तब से लगातार काम में बहुत ज्यादा स्पीड आया और बहुत ज्यादा आप लोगों ने काम किया। नरेश यादव साहब, आप ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या, बहुत ही गंभीर समस्या है बेरोजगारी, और दिल्ली में भी कि यूथ पढ़ के बैठे हुए हैं, इधर उधर मारे चल रहे हैं, इंजीनियरिंग करके लोग 5-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। कैसे इसका समाधान निकल सकता है? क्या कुछ सोचा है आपने, या कुछ आपकी पार्टी ने करने की कोशिश की है, या कोई प्लान है ऐसा कि फ्यूचर में करेंगे, दोबारा आएंगे तो? देखिए, मैं इसके लिए ये कहूंगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी फील्ड पे काम किया है, उस सर्विसेज पे भी काम करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में, जिसमें बिल्कुल स्पष्टता है कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंडर है, लेकिन एलजी साहब ने सर्विसेज को अपने अंडर माना, और उन्होंने जब माना और सारे अधिकारियों को अपने कंट्रोल में लिया उन्होंने, तो हमें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जाना पड़ा। आज सर्विसेज का मुद्दा हमारा पेंडिंग है, एसीबी का मुद्दा हमारा उसमें पेंडिंग है। हम लोगों ने जो दिल्ली के अंदर जो वादे किए थे कि जो टेम्परेरी जो जॉब्स कर रहे हैं उनको परमानेंट करेंगे और नई जॉब्स निकालेंगे, उन सारे पे अंकुश लगा दिया गया एलजी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको ना मान के। हम लोगों का आज जो पावर, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम अपनी पावर मानते हैं, लेकिन एलजी साहब जो है उस पे आज भी सर्विसेज पे अपने पास पावर लेके बैठे हुए। विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि दिल्ली में 20,000 गेस्ट टीचर्स हैं,
उनको परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास में स्कूलों में वैकेंसी है जी। और हम नई टीचर्स की भर्ती करें, लेकिन उन सबके अंदर ये अड़चने आती रही। आज भी मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी के सामने सर्विसेज को लेके काफी सारी अड़चने केंद्र सरकार की तरफ से और एलजी की तरफ से डाली गई है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले उनको मैं परमानेंट करूं, जितने भी गेस्ट टीचर्स है उनको परमानेंट करूं, जितनी भी आंगनवाड़ी में वर्कर्स है उनको परमानेंट करूं, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी उन सारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए सोचा, उन्होंने गेस्ट टीचर्स की सैलरी डबल की, आंगनवाड़ी में जो काम कर रहे थे वर्कर्स उनकी सैलरी डबल की, जितने भी प्राइवेट लोग काम कर रहे थे उसमें जो मिनिमम वेजेस थी उन्होंने वो 50% के करीबन बढ़ाई, जिससे कि कम से कम वो परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं आज किसी अड़चन की वजह से, तो उनको वो सैलरी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने सिविल डिफेंस में जो अपॉइंटमेंट्स करने के बाद जो मार्शल्स डीटीसी में लगाए हैं, वो सारी की सारी जॉब जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने क्रिएट करी। लेकिन अगर सर्विसेज भी अरविंद केजरीवाल जी के अंडर होती, डीएसएस भी बोर्ड अरविंद केजरीवाल जी के अंडर होता, तो आज स्थिति कुछ अलग होती। जो लोग आज जैसे कैट के एम्प्लॉय आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि सर्विसेज हमारे अंडर। जी। कई बार गेस्ट टीचर जो हमारे दिल्ली के वो है वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि हमने विधानसभा से पास करके उनको पक्का करने का गो हेड दे चुके हैं और एलजी साहब के वहां वो पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें जो जॉब्स और रोजगार में हमारे लिए अड़चन बनी हुई, कहीं कहीं पर आप लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और मजबूरियां हैं, और अगर ये मजबूरियां नहीं होती तो शायद और ज्यादा काम आप लोग करते, और हमें यकीन है कि आप दोबारा जब आएंगे तो वो सारे काम होंगे जो अधूरे रह गए हैं। उसमें उन्होंने दर्ज किया और वहां पर बाकायदा वो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, उसके बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ से दिल्ली से अरेस्ट किया। जो प्रताड़ना दे सकते थे वो दिया, लेकिन हमारा जो जज्बा था, जो हमारी हिम्मत थी, वो इतने हाई लेवल पे थी, क्योंकि हम सच्चाई के साथ में आगे बढ़े थे। हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य थे जिसने हमें ईमानदारी से और लड़ना और इस तरह के झूठे फ्रेम लोगों से लड़ने की हिम्मत हमें दे रखी थी। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी थे, तो हमने उसका मुकाबला किया। और वो केस जब कोर्ट में आया, चालान शीट फाइल हुई, तो आज जो देशद्रोह का मुकदमा था उसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ सेशन से। जो दूसरा केस अभी चल रहा है नीचे, उसमें भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, पूरा झूठा केस है। और पॉलिटिकल जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए वो केस किया गया था। पूरी जनता पंजाब की जानती है, और वहां पर जब भी मैं जाता हूँ पूरे मान सम्मान के साथ, आज भी मलेरकोटला में भी मैं जाता हूँ, तो लोगों को 100% ये यकीन है कि आम आदमी पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती, नरेश यादव ऐसा काम। आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक मैंने समझा और जाना है, आप मेहरौली इलाके के नौजवानों और वहां के तमाम लोगों के दिल की धड़कन है। आपके ऊपर कोई वार होता है, आपको अगर कोई दुख होता है, तो पूरे इलाके में वो दुख छाता है, सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ये मोहब्बत हमने सिर्फ आपके साथ देखी कि आपको इस कदर मोहब्बत करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और जाहिर सी बात है कि वो मोहब्बत इसलिए करते हैं जो वो मोहब्बत आपने दी है। मोहब्बत दी है तो बदले में मोहब्बत मिल रही है। आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने मेहरौली इलाके के लोगों को जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं? देखिए, मैं बस यही कहूंगा कि मेरा जो 2015 में मैं लोगों के बीच में आया और सोशल वर्क की तरह से मैंने काम किया। लोग मोहब्बत शायद इसलिए करते हैं कि मैंने कभी भी किसी को ना तो झूठ बोला, ना किसी से कोई झूठे वादे किए, जिसका जो काम जब हो सकता था तब करने की कोशिश की। और आज धीरे धीरे 4.5 साल में लोगों को ये यकीन हो गया कि नरेश यादव एक ईमानदार व्यक्ति है, कभी वो किसी काम के लिए झूठ नहीं बोलता। अगर कोई काम नहीं होने वाला है तो भी वो स्पष्ट मुंह पे कहता है। उस समय लोगों को लगता होगा कि वो शायद उनको बुरी लगती होगी, लेकिन बाद में रियलाइज होता होगा कि नहीं, उन्होंने जो कहा वो सत्य था। जितने वादे मैंने लोगों के बीच में जा जाके किए वो सारे पूरे किए। मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे सकता हूँ कि पूरी मेहरौली के अंदर जो पानी की समस्या थी वो 80% तक मैंने खत्म की। मैं 100% नहीं कहता, बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं हमारा नहीं हुआ, तो मैं उनसे ये सब ईमानदारी से कहता हूँ कि हाँ आपका नहीं हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आज ही एक मीटिंग में मैं गया था कुसुमपुर पहाड़ी पे, लोगों ने कहा था कि हमें फिल्टर पानी की रिक्वायरमेंट है। वो 5 साल पहले की डिमांड थी, एक्चुअल में थी, लेकिन वो पानी की फिजिबिलिटी वहां नहीं बन पाई। मैंने अभी भी उनको आज ही कहा कि मैं इस टेन्योर में शायद ये आपका वादा पूरा ना कर पाऊं।
तो लेकिन बाकी टैंकर से दूसरे तरीके से पानी दिया। इसी तरह से मैं दूसरे इलाके में भी जो जो काम किए उसमें मैं लोगों को इतना कहता हूं कि मैंने जो भी वादे किए उसमें से 80% तक वो काम मैं पूरे कर चुका हूं और अगले 3 महीने जो लगातार हमारे काम हुए हैं उनमें वो पूरे हो जाएंगे। बस अगर आप लोगों को लगता है कि एक ईमानदार और एक सच्चा व्यक्ति जो आप लोगों के बीच में एज ए विधायक आप लोगों ने चुना था, अगर आपको चाहिए कि वो दोबारा से आए और मैंने अगर इतना काम किया आप लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो आने वाले इलेक्शन में भी आप आम आदमी पार्टी को, आपके अपने इस विधायक को जरूर सपोर्ट करना। मैं आप लोगों का अब हमेशा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि मेरौली के लोग आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे। नरेश यादव जी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कई धर्म, कई जात, कई तरह की बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। सबके रंग ढंग अलग है, सबके जीने के अंदाज अलग है, सबका ड्रेस अलग है, कोई कुछ ड्रेस पहनता है, कोई कुछ खाता है, सबके खान पान अलग है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ये जो सांप्रदायिक सद्भावना है हमारे यहाँ रही है, उसको बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि फायदा नहीं होगा, सिर्फ भारत का नुकसान होगा। नरेश यादव साहब, अभी का जो हिंदुस्तान है उससे खुश है या कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? देखिए, मैं एज ए मेरे पर्सनल विचार है, मैं ये कहूंगा कि आज हमारे देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं की है, शिक्षा सेवाओं की है, इन सब पे हम लोगों को काम करना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी भूखा ना सोए, सारे लोग प्यार मोहब्बत से आपस में सभी धर्मों के लोग साथ रहें, एक दूसरे के अंदर प्यार रहे, एक दूसरे के जो हमारे फेस्टिवल्स है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें और एक ऐसा पूरा भारत हमारा बनना चाहिए जहां एक डर का माहौल ना हो। कोई भी किसी भी कम्युनिटी का आदमी किसी दूसरी कम्युनिटी की उससे ना डरे, उसको ये लगे कि हाँ ये मेरे भाई है, मेरे बहन है और हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं। पूरा देश हमारा एक ही डोर में पिरोया जाना चाहिए। और हम लोगों का ये इतिहास भी है, अगर आजादी से पहले देखा जाए तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर इस आजादी पे काम किया है, सबने कुर्बानियां दी हैं। तो ये देश हम सबका है, सभी धर्मों के लोगों का है, सभी जात पात, ये सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबका है। किसी को किसी एक दृष्टि से ना देखा जाए, भेदभाव ना किया जाए। आज की जो सरकार है, मैं उससे भी यही कहूंगा कि हम सब लोगों को एक दृष्टि से देखते हुए हम सब लोगों का विकास करें। आप ऊपर वाले ने मौका दिया है कि वो सरकार बन रही है, केंद्र में सरकार बनी, दोबारा बनी, तो उसमें हम लोगों में एक प्यार, मोहब्बत और डर का माहौल नहीं रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान में डर का जो माहौल है वो दूर होना चाहिए, आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोए, ऐसा माहौल बने कि सबको स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज है वो मिले, सबको रोजगार मिले और सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, कोई किसी से डरे नहीं, हर आदमी दूसरे आदमी को अपना भाई समझे, अपना दोस्त समझे। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात आपने कही। और इसके साथ मैं अब इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश यादव साहब, आप आए और आपने बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी बातें और बहुत ढेर सारी वो जानकारी दी जो हम लोग को भी नहीं मालूम थी और जो जनता को भी नहीं मालूम थी दिल्ली की और देश की, और उन तमाम लोगों तक ये बात पहुंच कर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे दिल्ली में मेरौली इलाके से एमएलए जनाब नरेश यादव साहब से। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ, एक नए प्रोग्राम में। इंतजार कीजिए, तब तक नमस्कार।